हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 5। इससे पहले हमने टोटल 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए, आप उनको भी देख लीजिए जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, 45 men can complete a work in 8 days. 6 days after they started working, 15 days more. 15 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? मतलब सवाल में हमें कहा गया है कि 45 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 45 और लोग उनमें शामिल हो गए, तो बाकी काम को करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा। मतलब रिमेनिंग वर्क हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये है मजदूर, कार्य और दिवस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या कहा था कि 45 आदमी, तो मजदूर कितने हो गए? 45 आदमी एक काम को, टोटल एक कार्य होता है 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उनके काम शुरू करने के 6 दिन के बाद, मतलब टोटल जो है वो 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 6 दिन के बाद तो हम क्या करें, 6 दिन का काम निकाल लेते हैं। अगर एक दिन का काम होगा 1/8, तो 6 दिन का कितना होगा? 6/8। तो 6/8 काम हो चुका है। उसके बाद 15 लोग और आ गए, मतलब 15 लोग और आ गए तो पहले 45 थे, तो अब कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6/8 काम हो चुका है, तो कितना काम हो गया? 3/4। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? रिमेनिंग वर्क, बाकी वर्क, मतलब 3/4 काम हो चुका है। तो अगर शेष काम निकालेंगे तो -1 कर लेते हैं, तो 1 - 3/4, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1/4। मतलब ये हमारे पास क्या है? रिमेनिंग वर्क, शेष वर्क। अब ये शेष वर्क जो है 60 मजदूर कितने दिन में करेंगे, बस ये हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर क्या दिन ज्ञात करना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। अब सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस टाइप से। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या 60 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 60 ही होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई x बराबर 45 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 8। बस यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू जो आएगी वही हमारे दिन हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 4 से कैंसिल कर लेते हैं 2 बार। उसके बाद 15 से कितनी बार कैंसिल होगा? 4 बार। 15 से 3 बार। उसके बाद 2 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा? 2 बार। तो x बराबर कितना होगा? 3/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 सही 1/2 दिन, मतलब 1.5 दिन में। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा? बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 3 boys is 25 years and their ages are in the proportions 3:5:7. The age of the youngest boy is, मतलब 3 लड़कों की औसत उम्र कितनी दी हुई है? 25 वर्ष, और उनकी उम्र का अनुपात जो है 3:5:7 है। तो सबसे छोटे लड़के की उम्र हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? टोटल 3 है, और इनका एवरेज जो दिया हुआ है वो है 25। तो टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 75 वर्ष, मतलब इनकी टोटल आयु कितनी हो गई? 75 वर्ष। उसके बाद हमें कहा गया है कि इनके रेशो, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3:5:7। उसके बाद अब हमें यहाँ पर इनकी टोटल आयु मालूम पड़ गई, तो रेशो में भी क्या करें, हम टोटल कर लेते हैं। तो 7 और 3 10 और 5 15, तो 75 डिवाइड बाय 15। और पूछा क्या है? सबसे छोटे वाले की, मतलब पहले वाले की। जो रेशो में छोटा होगा वही छोटा, तो 15 से 5 बार
और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 15 वर्ष। तो सबसे छोटे वाले की आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा बी वाला आंसर। अगर यहाँ पर ये पूछता है कि सबसे बड़े वाले की आयु कितनी होगी तो मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉयज ए डबल बेड फॉर Rs2600 एंड सेल्स इट टू बी एट गेन ऑफ 15%, B sells it to C at gain of 10%. What does B charge from C? मतलब सवाल में हमें यह कहा गया है कि A 2600 रुपये में एक डबल बेड खरीदता है और 15% के लाभ पर B को बेच देता है। B 10% की बढ़त से C को बेच देता है। तो B ने C को डबल बेड कितने में बेचा है? सबसे पहले A ने उसे कितने में खरीदा था 2600 रुपये में 2600। उसके बाद क्या करा है ए ने जो है 2600 रुपये में खरीदा, उसके बाद बी को उसे बेच दिया 15% के लाभ पर। उसके बाद बी ने उसे किसको बेचा सी को 10% के प्रॉफिट पर। तो लास्ट में पूछा है कि बी ने सी को डबल बेड कितने में बेचा। मतलब यहाँ पर जब हमें प्रॉफिट हो रहा है 15% का और यहाँ पर भी 10% का प्रॉफिट बेचा है, तो जब भी लाभ होता है तो हमें क्या करना पड़ता है 100 में जोड़कर, और हानि होती है तो 100 में से माइनस करके। तो इसका सीधा सा फंडा ये होगा 2600 मल्टीप्लाई कितने का लाभ है 15%, तो 115/100 मल्टीप्लाई 110/100। बस यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, उसके बाद 1 0 से 1 0, 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 13 बार, और 2 से 5 बार, उसके बाद 5 से करेंगे तो 23 टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा 13 का मल्टीप्लाई 23 में कर लेते हैं, 13 का मल्टीप्लाई 23 में, तो 13 3 39 की 9 हासिल कितनी हो जाएगी 3, 13 2 26 और 3 29 मल्टीप्लाई 11। बस इसका मल्टीप्लाई करना है। 11 का मल्टीप्लाई 9 में कितना होगा 99 की 9 हासिल 9, फिर 11 का मल्टीप्लाई 9 में 99 और 9 108 की 8 हासिल 10, 11 2 22 और 10 32। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा 3289। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 trains 100 meters and 120 meters long are running in his same direction with speed of 64 km/h and 52 km/h. In how much time will the first train crosses the second train? मतलब हमें सवाल में दिया गया है कि 100 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 ट्रेन 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही, तो दूसरी ट्रेन को पार करने में पहली ट्रेन को कितना समय लगेगा। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि 2 ट्रेनें जो सेम डायरेक्शन में, मतलब पहली ट्रेन हमारी ये हो गई फर्स्ट ट्रेन जिसकी लेंथ क्या है 100 मीटर, और सेकेंड ट्रेन सेम डायरेक्शन में इसकी लेंथ कितनी हो गई 120 मीटर। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले की जो स्पीड है वो कितनी है 64 km/h और सेकेंड वाले की स्पीड कितनी है 52 km/h। सबसे पहले जब भी चालें सेम डायरेक्शन में होती है तो क्या होती है चालें घट जाती है, तो दोनों की चालों का डिफरेंस कितना होगा 64 माइनस 52, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा यहाँ से 12 km/h। तो चाल हमारे पास कितनी आ गई 12 km/h। लेकिन जब भी कोई ट्रेन किसी भी ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर, मतलब पहली ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 220 मीटर। अब हमारे पास चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी जो है 220 मीटर है, तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं आसानी से। तो टाइम बराबर होता क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमें दी हुई है 220, उसके बाद चाल जो है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये यहाँ पर है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर मीटर में, तो इसको क्या करें 5/18 चाल को,
तो 18 डिवाइड में, तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। बस यहाँ से इसको सिंपली सोल्व करना। तो किस टाइप से सोल्व करेंगे, यहाँ से काम करते हैं 5 से कैंसिल करते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर लो तो 3 छंग 18 और 3 से 4 बार, 4 से कितनी बार कैंसिल होगा, 11 बार। तो 11 का मल्टीप्लाई 6 में, तो कितना आंसर आएगा यहाँ से 66 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा होगा, बी वाला, 20 राइट आंसर। अगर आपको ट्रेन रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मैंने इसका अलग से चैप्टर वाइज पार्ट डाल रखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसको एक बार देखिएगा जरूर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a certain job in 16 days. B is 60% more efficient than A. How many days does B alone take to do the same job? मतलब सवाल में ये बोला गया है कि A किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, A जो है किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, B जो है A से 60% ज़्यादा दक्ष गुण है, तो B अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। मतलब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए जो है पर्टिकुलर किसी काम को जो है 16 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद बी जो है वो ए से कितना अधिक है, 60%। बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से कितनी अधिक है, 60%। तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर ए जो है 16 दिन में कार्य को समाप्त करेगा तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/16। उसके बाद बी जो है वो ए से 60% अधिक है, तो 60% अधिक है तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 160 और परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाय 100। बस यहाँ से जो है बी का काम निकल के आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 और 16 से 16, तो कितना आएगा 1/10। तो इसको पलट देंगे, एक दिन का काम 1/10, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ शुगर फ्रॉम 18 rupees to 20 rupees per kg, a person in order to have no increase in his expenditure on sugar will have to reduce his consumption by, मतलब यदि शक्कर की कीमत 18 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है तो एक व्यक्ति को शक्कर की खपत कितनी कम करनी होगी कि उस पर होने वाला खर्च समान रहे। मतलब कहने का मतलब ये शुगर का जो प्राइस था पहले कितना था, 18 रुपये पर केजी, लेकिन 18 से बढ़कर कितना हो गया, 20 रुपये पर केजी। तो एक व्यक्ति को शक्कर की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर जब भी इस टाइप के सवाल करते हैं तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि कितनी वृद्धि हो रही। तो यहाँ से 18 से बढ़कर कितनी हो गई, 20 रुपये, तो मतलब कितना कम करना पड़ेगा, 2 रुपये कम करना पड़ेगा, तो 2 रुपये कम करना पड़ेगा। और जो नई वैल्यू आती है, मतलब पहले तो 18 रुपये था ही सही, और नई वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपये, तो उसको हमेशा डिवाइड में लिखते हैं और फिर हमें परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 से 5 बार और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 10%। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला। इसी टाइप में एक सवाल और बनता है यहाँ पर कि यदि शक्कर के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो शक्कर की खपत कितनी कम करते हैं। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले अगर 100 होगा तो अब कितना हो गया, 125, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 25 और जो नई वाली वैल्यू आती है उसको डिवाइड करते हैं बस। तो यहाँ से 25 से 5 बार और 5 से 20 बार, तो कितना आंसर आएगा, 20%। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन सेल्स अ कार टू हिज फ्रेंड एट द लॉस ऑफ 10%, who again sells it for Rs 54,000 making a profit of 20%. What was the initial value of the car? मतलब सवाल में हमें यह दिया गया है कि एक आदमी 10% के नुकसान पर अपने दोस्त को एक कार बेचता है, वह दोस्त फिर वह कार 20% के मुनाफे के साथ 54,000 रुपये में बेचता है। तो कार का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम कार का प्रारंभिक मूल्य x है। तो सबसे पहले क्या हुआ, 10% के क्या हुआ, लॉस पर बेची गई, उसके बाद 20% के प्रॉफिट पर।
तो कितने रुपए मिले 54,000। तो बस हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेते। तो x मल्टीप्लाई, अगर 10% के लॉस पर बेचा तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा 90/100। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ 20% के लाभ पर बेची गई तो कितना होगा 120/100 बराबर कितने रुपए मिल रहे हैं 54,000। बस यहाँ से हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो x बराबर कितना होगा 54,000 मल्टीप्लाई, ये दोनों डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और इन दोनों को डिवाइड में लेते हैं तो कितना होगा 90 मल्टीप्लाई 120। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद 9 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा 9 छंग 54, 3 टाइम्स 0। उसके बाद 12 से 12 पंजे 60, तो 500 का मल्टीप्लाई अगर 100 में करेंगे तो कितना आएगा 50,000। तो x की वैल्यू कितनी आई 50,000 रुपये, और यही तो हमें ज्ञात करना था x की वैल्यू। तो यहां से हमारा आंसर क्या होगा C वाला, C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 3 की घात 58 की इकाई का अंक क्या है, मतलब ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ 3 की घात 58, इसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। जब भी हमें किसी भी सवाल में इकाई का अंक ज्ञात करना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 4 की घात 52 इसका एक अंक ज्ञात कीजिए, या 1 की घात 49 या 5 की घात 62, कुछ भी हो सकती संख्या। लेकिन अभी फिलहाल हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 की घात 58 का इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो जो भी यहाँ घात होती है उसको हमेशा 4 से डिवाइड करो। तो 58 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 4 से एक बार, और 4 चौक 16, और बचेंगे कितने +2। मतलब यहाँ पर जो शेष बचा वो कितना बचा 2 शेष बचा, और जो शेष बचता है बस उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 की घात 2 तो कितना होगा 3 × 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9। तो यहाँ से हमारा इकाई का अंक क्या होगा C वाला, C इज राइट आंसर। आपको सिर्फ इतना करना है जो शेष बचता है उसका ही घात लगाना है यहाँ पे, मतलब। तो यहाँ पे हमने क्या करा 2 शेष बचा तो 3 की पावर 2, और उसको सोल्व करा तो क्या आया 9, और यहाँ से हमारा इकाई अंक क्या हुआ यूनिट डिजिट 9। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा 9 वाला, C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 of 1/3 of 2/5 of a number is 10, what will be 40% of that numbers। मतलब सवाल में ये दिया हुआ है कि एक संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 10 है, तो संख्या का 40% क्या होगा। मतलब एक संख्या, तो हम उस संख्या को क्या मान ले x मान लेते सीधा सा। एक संख्या के 2/5 मतलब क्या होगा 2/5 सिंपल, के 1/3 मतलब 1/3 मल्टीप्लाई का 1/4 1/4 बराबर 10 है। तो संख्या का 40% ज्ञात करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 40/100। बस यहाँ से हम इसको सोल्व करना और सीधे x की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू किस टाइप से निकालेंगे हमें यहाँ पर। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। उसके बाद 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 से कितनी बार कैंसिल हुआ 2 बार। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 5 3 4, अगर इन सबका ये सब डिवाइड में, तो इन सबका मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करें कितना होगा 15, 15 चौक 60, और 60 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 120। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा C वाला, C इज राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं MP पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। थैंक यू।